ठीक है। अब हमें एक चीज का ध्यान और रखना पड़ेगा कि हम जो फसलें ले रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा, मैं पौधे के भोजन पर आता हूं। आप जिनके पास पेन डायरी हो लिख सकते हो, या मोबाइल में रिकॉर्डर चालू हो तो रिकॉर्डिंग कर लो। ये थोड़ी सी बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद आपको समझ में आएगी। कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है। आपने अगर आज के दिन को अपने खेती में उतार लिया तो समझ लेना कुछ ना कुछ मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। 700 किलोमीटर में जो गाड़ी चला के लाया हूँ, वापस 700 किलोमीटर भी जाऊंगा। यहीं को अभी पहली बार में नहीं रहूंगा, एक बड़े 2-3 माला पहना थोड़ी मिलनसारी बढ़ेगी, रिजल्ट सेटल होगा। तो अगर आप रिकॉर्डिंग चालू कर लो, लिख लो जो मेन पॉइंट हो, कुछ ऐसी बातें रहेगी जो मैं यहाँ छोड़ के जाऊंगा तो मेरा आना सार्थक होगा। अगर उसको आपने 100 बात 1000 बातों में एक आध आपने एडॉप्ट कर लिया और उससे मुझे कुछ रिजल्ट दे दिया अगले साल, बलराम भाई आप आए थे और हमने ये एडॉप्ट किया, उसका ये रिजल्ट मिल रहा है, तो मेरा आना सार्थक होगा। सबसे ज्यादा हम उपयोग करते हैं पौधे के भोजन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यही करते ना। इसके बगैर कोई खेती कर रहा है? एनपीके, ये सारी चीजें केले की खेती में काम में आएगी। केले की खेती का चैप्टर तो थोड़ा सा है कि लगाना कैसे है, उसको ध्यान क्या रखना है, बेचूंगा कहाँ, ये 3 चीजें मैं फटाफट 20 मिनट में लास्ट में ले लूंगा। ठीक है ना। लगाना कैसे है, मैं पिछले 20 साल से केले पे काम कर रहा हूँ, 20 मिनट में बता दूंगा। उचारना कैसे है, तो मेरी 15 लोगों की टीम है जो हर 8 दिन 15 दिन 20 दिन में आपके साथ फोन पे रहेगी, क्या करना है कैसे करना है, आपसे वीडियो मंगवाती रहेगी। बेचना कहाँ है, तो मैं पूरे भारत से मैं खुद भी केला खरीद रहा हूँ और यहाँ के व्यापारी भी अटैच कर दूंगा। वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है, आप जो खेती कर रहे हो उसमें एनपीके कैसे दे रहे हो, या मैं केले की खेती बता के जाऊंगा उसमें एनपीके डालोगे कैसे। मुद्दा क्या है, हमारे जेब से पैसा सही मायने में खेत में जाना चाहिए। ठीक है। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, हमें क्या पता है कि ये 3 एलिमेंट कैसे काम करते हैं, कितना काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, और हम इसको डालते किस लिए, ऐसा पता है हमें? हेलो, मेरा प्रश्न है आप लोगों को, लगभग पता है। तो नाइट्रोजन का कौन बताएगा ये क्या काम करता है? पौधे की वृद्धि करता है, बढ़वार करता है, हरापन लाता है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ, पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है। आज हमने डाला, 2 से 3 दिन के अंदर दिख जाएगा, हरापन आ जाएगा, है ना, पता चल जाएगा। नाइट्रोजन 100 किलो हम डालते हैं तो 50% लगता है, 50% या तो धूप में उड़ जाएगा, या पानी से बह जाएगा, या मिट्टी में जो गया तो अंदर लीच हो जाएगा। हमने 100 किलो की बोरी अगर नाइट्रोजन की डाली, 50 की आती है, तो 2 बोरी हमने 50-50 की 100 किलो की डाली, तो जो यूरिया का बैग आता है उसमें 46% नाइट्रोजन आता है। तो 2 बैग डालेंगे तो 46 किलो डलेगा। आंकड़े में इसलिए बता रहा हूँ, बार बार हमें पैसों की तरफ जाना पड़ेगा वरना खेती हमसे छूट जाएगी। कितने का यूरिया का बोरी है? 340, मतलब 340 और 680 रुपए में हमने 100 किलो डाला, उसमें से 46 किलो गया। इसको बेटा रोक करके ना पूरा कंप्लीट ही चलने दें, तो और कोई मित्र देखेगा उसको पूरा दिखेगा। ठीक है। अभी फास्फोरस क्या काम करता है ये कौन बता पाएगा? पेड़ पौधों में तने की मोटाई, फूल, फल, तने की मोटाई में फास्फोरस काम में आएगा, फूल में काम में आएगा, फल में काम में आएगा। आज 1 तारीख को हमने फास्फोरस डाला, कब रिजल्ट दिखा? 30-40 दिन बाद दिखा। नाइट्रोजन में हमने आज डाला, 3 दिन में दिख जाता है कि कलर चेंज हो गया। फास्फोरस हम अंदाजन बोल रहे हैं कि 30-40 दिन में दिखता है। ऐसे पता चला कि ये मैंने
एक बोरी डीएपी 1 तारीख को डाला था, उस एक बोरी डीएपी का असर ये आज 17 तारीख को दिख रहा है। ऐसा कभी दिखा है? तो मेरे जैसे किसी ने सिखा दिया होगा कि इतने दिन बाद दिखता है, तो हमको बोल दिए। एक्चुअली फास्फोरस का असर हमें उस समय तत्कालिक में समझ में आता नहीं, क्योंकि स्लो रिलीज है, स्लो रिलीज, ये दिखता नहीं है। हाँ, एक खेत में डाला है, एक खेत में नहीं डाला है, तो फसल कंप्लीट होते तक हमें समझ में आएगा कि इस खेत में डाला था तो यहाँ रिजल्ट अलग था, इस खेत में नहीं डाला तो यहाँ का रिजल्ट अलग आया। ये जरूर समझ में आएगा। ये समझ में नहीं आएगा कि हमने आज डाला था तो 20 दिन 25 दिन बाद क्या मिला, कितना लगा, कब लगा, ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये स्लो रिलीज है। इसकी प्रक्रिया क्या है, आज डाला तो 20 दिन बाद लगना चालू होगा। 100 किलो डाला है, 20% लगेगा, 80% फिक्सेशन में जाएगा। ये फास्फोरस की प्रॉपर्टी है। अब सिंगल सुपर फास्फेट से डाल लो, डीएपी से डाल लो, 12-32-16 से डाल लो, 10-26-26 में फास्फोरस आता है। जो एनपीके आता है ना, जैसे डीएपी में क्या आएगा, 18-46-0, मतलब 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस, पोटेशियम 0। एसएसपी में क्या आएगा, सिंगल सुपर फास्फेट, उसमें सल्फर और फास्फोरस आता है। 12-32-16, तो 12 नाइट्रोजन, 32 फास्फोरस, 16 पोटेशियम। तो मैं बात कर रहा हूं बीच वाले एलिमेंट की। सबसे महंगा यही आता है। अब वाटर सॉल्युबल में लेने जाओगे 0-34, 12-61-0, सबसे महंगा जिसमें फास्फोरस है वो सबसे महंगा है। सबसे कम यही लगता है। जितना फास्फोरस डाला मात्र 20% लगेगा, 80% फिक्स होगा, और वही फिक्सेशन हमारी मिट्टी को कड़क कर रहा है। वही फिक्सेशन, पहले 2 जोड़ी बैल हमारे 50 एकड़ के खेत की खेती करते थे, सिंगल हल था, सीधा गहरा उतरता था, पूरे ढेपे फाड़ करके बाहर लाता था। आज की तारीख में शायद आपके गांव में भी 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होगा, है ना, सबके ही पास है। और किसी के पास तो 4 व्हील ड्राइव होगा, आगे भी पहिया चलने वाला, पीछे भी। अब आ गया है, क्योंकि हमारे खेतों में कल्टीवेटर अंदर नहीं जा रहा है। अभी लहरी का वो कार्टून याद करो जो सबसे पहले मैंने बोला, किसान की समस्या का हल है, या हल ही किसान की समस्या है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपडेट होते जा रहे हैं। जिस किसान के पास, मुझे पता नहीं यहाँ बैठे हुए इनके पास है या नहीं है, मेरे गांव में तो ऐसा होता है, जिस किसान के पास बड़ा ट्रैक्टर है, 50-65 हॉर्स पावर, 4 व्हील ड्राइव, उसकी कालर थोड़ी सी खड़ी रहती है, वो चौराहे पे थोड़ा एक्स्ट्रा अकड़ के चलता है। वो बेचारे को ये पता नहीं उसका खेत सबसे बड़ा बंजर हो गया है, क्योंकि उसके 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर का कुचला अंदर नहीं जा रहा है ना, वो कल्टीवेटर का टाउन। रियलिटी क्या है, 45 HP का टाउन उसके खेत में अंदर नहीं जा रहा है, तो मजबूरी में 55 का 4 व्हील ड्राइव लाना पड़ा। कॉलर खड़ी है, मैं अपडेट किसान हूँ। 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का वजन कम था टनेज में, जो मिट्टी को पुश कम कर रहा था। 65 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का टायर बड़ा है, वजन ज्यादा है, इंजन बड़ा है, वो हर कण मिट्टी के को दबा रहा है, पुश कर रहा है। कुछ तो ये 80% फास्फोरस उस मिट्टी के कण को पीएच बढ़ाकर दबा दिया। कुछ हमने होशियारी लगाई, ये ट्रैक्टर का वजन बढ़ा करके हम जब खेत में ट्रैक्टर डालते हैं, इसको बोलते हैं ब्रह्म राक्षस। मेरे शब्द नोट करना काम में आएगा कि ब्रह्म राक्षस जब खेत में से चलता है ना, पैर रखता है, धम धम धम, ये मिट्टी के हर कण को पुश कर रहा है। और जहां पर नमी वाली जगह पर चलता है तो ऐसे चिपक जाती है, ऐसे चिकट हो जाती है, फिर उसकी बॉन्डिंग टूटती नहीं। बॉन्डिंग नहीं टूटती तो आप जो फसल लगाओगे उसमें रूट जाएगी नहीं, रूट जाएगी नहीं तो उसका उत्पादन अगले साल कम आएगा। हमें चाहिए उत्पादन कम खर्च में। क्या हम हमारे खेतों की मिट्टी को, हमारी जो भी फसल लगाएं उसकी रूट को अंदर जाने के लिए स्मूथ बना सकते हैं? सोचना और तरीका कहां पर मैं लेके जा रहा हूं उसको समझने की चेष्टा करो। हम समझते हैं कि बड़ा ट्रैक्टर डालने से और बड़ा रोटावेटर लगाकर मिट्टी को भुरभुरी करने से हमारे पौधे की जड़ अंदर चले जाएगी, तो वो हमारी सोच मुझे लगता है कुछ हद तक गड़बड़ है। जब
मेरे खेत में मैंने पानी दिया, पानी देने के बाद जो चिकटपन बना और पानी देने के बाद वो मॉइस्चर उड़ा, उसके बाद जो वापसा बनी, ढीलापन बना, फोसरापन, क्या उस फोसरेपन में मेरे पौधे की जड़ जाने की क्षमता है, या वो फोसरापन बॉन्डिंग वाला है जहां रूट को जाने से रोक रहा है? तो आपके यहाँ फसलें जो है वो मूंगफली है, आलू है, जिनको फुडरी हुई जमीन चाहिए, ढीली जमीन चाहिए, रोटावेटर चला करके भूसा करने वाली ढीली नहीं, एक्चुअल पानी देने के बाद जो चिकटपन है उसमें ढीलापन चाहिए, ताकि पौधा अपने बीज को मोटा करता रहे, मोटा करता रहे, मोटा करता रहे, उसको कॉम्पैक्ट जमीन ना मिले, ढीली जमीन मिले। तो ब्रह्म राक्षस जिसके पास है उसकी जमीन निरंतरता पर बंजर होती जाएगी। ये निश्चित मेरी बात को राइटिंग में ले लेना, और 10 साल बाद मुझे बताना जिसका 55 HP का 4 व्हील ड्राइव का ट्रैक्टर था उसके खेत की जमीन कैसी है, और जिसके यहाँ कम वजन वाला ट्रैक्टर चल रहा है उसकी जमीन 10 साल बाद कैसी है। मेरे से नीचे साइन भी करा लोगे तो भी मैं करके जाऊंगा गेट के बाहर निकलने के पहले पहले। ये थोड़े कटु शब्द हैं जो आपको झेलना पड़ेंगे और इस पे मंथन करना पड़ेगा। तो मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ, भटक जाता हूँ बार बार। फास्फोरस का काम है तना, फूल, बोल, मेन उत्पादन देने का काम है। डालने वाले दिन से लेकर 20 दिन तक केवल उसको जब खेत में जाती है डीएपी तो उसमें पीएसबी, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, उसको कन्वर्ट करते हैं P2O5। एसएसपी के बैग में पढ़ोगे ना फास्फोरस की संख्या क्या है, P2O5। उसको जब खेत में जाएगा तो P+ कन्वर्ट होगा जब पौधा उठाएगा। हमने खेत में डाला सिंगल सुपर फास्फेट, वहां पर टीएसबी है, केएसबी है, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, मित्र बैक्टीरिया है, अगर तो उस फास्फोरस को कन्वर्ट करेंगे 20 दिन में, उनको कन्वर्ट करने में समय लगता है। फिर पौधे को खिलाने लायक होंगे, और खिलाएंगे कितना, मात्र 20%। आपने 100 किलो डीएपी डाला, 100 किलो डीएपी डाला, 1846 100 किलो डीएपी डाला, तो 100 किलो में डीएपी कितना आया, 46 किलो। कितने का आ रहा है डीएपी आपके गांव में? 1280। क्या है अभी? 1350 का एक, 1350 का दो, 100 किलो में तो 2 होगा ना। 2700 रुपए का 100 किलो, मतलब हमने 46 किलो 2700 रुपए में खरीद के डाला। अब सोसाइटी से खेत में ले जाने तक का भाड़ा अलग, वहां जो मजदूर ने डाला वो अलग। तो बोनस हम किसान कभी जोड़ते नहीं, जरूरत नहीं है, तो हम जेब से देते रहेंगे, है ना। अभी अगर किसी की इंडस्ट्री होती तो वो जोड़ता सोसाइटी से मेरी इंडस्ट्री तक कितने में आया, कितने कर्मचारियों ने उसको बिखराया, इसे सब जोड़ना पड़ता है। आप जिस दिन जोड़ने लगोगे उस दिन तो मतलब बाहर अच्छी गाड़ियां हैं लेकिन शायद जैगवार भी खड़ी होगी। मैंने रायपुर एक कार्यशाला ली थी किसान पाठशाला की, मैं जैगवार में गया था, मेरे पास एपेस है जैगवार, मैं उसमें गया था, केले की ऐसी संगोष्ठी थी। तो रायपुर में बहुत बड़े बड़े किसान हैं, आपके गुजरात से बहुत सारे गए, किसी के पास 500 एकड़ है, किसी के पास 1000 एकड़ है, किसी के पास 300 एकड़ है, लेकिन सब मैक्सिमम आए थे क्रिएटा और इनोवा तक, और मेरे अकेले के पास जैगवार थी, और सब किसान थे। बोले यार तुम जैगवार लेके आए हो, क्या बेचते, क्या हो, क्या बेच कर जाओगे, मतलब ऐसा हजम नहीं हुआ कि ये बंदे पर 250 एकड़ का केला है और जैगवार मेंटेन कर रहा है। उनको किसान शब्द हजम नहीं हुआ कि किसान कभी जैगवार में जा सकता है। अभी ये जो सूत्र आपने समझ लिया इस डीएपी का, तो आप लोगों के पास भी होगी, लेकिन उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंडस्ट्री के माफिक, खेती के माफिक खेती नहीं करना है, इंडस्ट्री के माफिक खेती करना है कि मेरे खेत में साल भर में मैं अगर 1 लाख रुपए डालने वाला हूं तो कब क्या कितना डालूंगा और इससे आएगा कितना। डालने से पहले आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। इंडस्ट्री का लोन लेने जाते हैं तो सीए की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगती है, उसके बगैर देता नहीं, और हम झूठ मूठ की बना के दे वो चलता नहीं तो बिजनेस बंद हो जाएगा। वो सही लीगल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, लेकिन खेती की हम कभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते नहीं। मैं जो सारे सूत्र दिखा रहा हूँ आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में काम में आने वाले हैं।
कि 1 एकड़ का तरबूज लगाए मैं डीएपी कितनी डालूंगा, तो फिर उसमें अगर आधा एकड़ डंपिंग होकर मर भी जाएगा ना तरबूज तो भी मेरे पास वो उतना रिटर्न देगा। ऐसे अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट से गए तो हम पैसा बना सकते हैं, बचा सकते हैं। 2700 रुपए में 46 किलो फास्फोरस लिया। फास्फोरस का सूत्र है 20% लगेगा, कितना 80% फिक्स होगा। तो 46 किलो फास्फोरस का 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 किलो 200 ग्राम फास्फोरस हमें 1 एकड़ में अगर 100 किलो डीएपी डाला तो 9 किलो 200 ग्राम खेत में जाएगा, पौधा अपटेक करेगा। बाकी कितना बचा 100 किलो में? काका ने पहले याद दिला दिया नहीं हो रहा। तो 2700 रुपए में 9 किलो 200 ग्राम, ठीक है। तो ये हुआ 91,800, ठीक है। इतना वेस्टेज हमारे यहाँ हमेशा जा रहा है। 91,800 या 90,800 क्या होगा? मेरी गणित बहुत कमजोर है, आंकड़े बदल सकते हैं, शब्दों पर पकड़ के रखना। 90 किलो 800 ग्राम हमारा गया वेस्टेज। इसको हम बचा सकते हैं, सूत्र है, थंब रूल अगर हम फॉलो करेंगे तो कोई सी भी फसल में बचा सकते हैं। ये जितने एलिमेंट हैं इनको कन्वर्ट करने के लिए लगते हैं बैक्टीरिया। पौधे को चाहिए P+, हम डाल रहे हैं P2O5 या डाई अमोनियम फास्फेट, उसको चाहिए P+। अब खेत में आप मृदा परीक्षण कराओगे तो पता चलेगा कि कार्बन परसेंट कितना है। कार्बन परसेंट अगर हमारा 8+ है, होना चाहिए 5, सही रहता है। लेकिन पूरे भारत की मिट्टी में 5% कार्बन कहीं पर नहीं है, तो गवर्नमेंट भी बोलने में सक्षम नहीं है। 1% तक अच्छा बोलती है, 0.5% से बोलती है ठीक है, एग्रोनॉमिस्ट भी यही बोलते हैं। लेकिन जिनकी जमीन 5% कार्बन की होती है उनकी जमीन में कुछ डालने की आवश्यकता नहीं, बो दो और काट के ले आओ। तो कार्बन की इतनी ज्यादा आवश्यकता है खेत के अंदर। बायोमास कार्बन, कार्बन इन द सेंस बायोमास कार्बन। अभी ये 20 दिन में लगना चालू होगा और अगले 90 दिन तक लगता रहेगा। स्लो रिलीज है, थोड़ा 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 लगता रहेगा, ठीक है। इसलिए हमें असर तत्काल नहीं दिखता है, लंबे समय में दिखता है। अब ये 2700 रुपए को पूरा काम में लेना है तो एक विधि है। जितना हमें फास्फोरस डालना है, इसको हम बोलते हैं रेसिड्यू फ्री फार्मिंग की विधि। मुद्दे की बात, हम 2700 रुपए को कैसे काम में लें और जो 80% वेस्टेज जा रहा है 80% लगा ले और मात्र 10-20% वेस्टेज जाए। इसके लिए थंब रूल, हमको 1 एकड़ कोई सी भी फसल में 100 किलो डीएपी डालना है, तो जितना खाद लिया उसके 3 गुना लेना है मिट्टी या गोबर। 100 किलो डीएपी है तो 300 किलो मिट्टी ले लो, या 150 किलो मिट्टी 150 किलो गोबर ले लो, या 300 किलो गोबर पूरा ले लो। समझ में आया? 1 नीचे बराबर आसन बिछाना है प्लास्टिक का। आप YouTube पर अगर मेरा वीडियो देखोगे 1233 नंबर का, उसमें मैंने पूरा व्याख्यान दे रखा है कि कैसे खाद को हम कम करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। 1235 किसान पाठशाला पर देखोगे वीडियो, 1233 किसान पाठशाला तो मेरा पूरा वीडियो आएगा। 100 किलो डीएपी डालना है, उसकी वजह सीधा आधा कर लो, 50 किलो डीएपी पर जाओ। 50 किलो डीएपी गुणित 3 क्या होता है? 150 केजी। या तो मिट्टी ले लो या गोबर ले लो या मिट्टी गोबर ले लो। एक प्लास्टिक की थैली बिछाना है, उसके ऊपर डीएपी फिर मिट्टी फिर डीएपी फिर मिट्टी फिर डीएपी फिर मिट्टी, ऐसी लेयर लगाना है, एक मिश्रण बनाना है। अब ये गोबर नहीं है तो सूखा रहेगा, तो इसमें गुड़ गोबर गौमूत्र थोड़ा सा डालना है, इसको कटिंग करना है, मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है, नमी करना है, नमी। ऊपर से एक प्लास्टिक की थैली फिर लगाना है, इसको बोलते हैं भट्टी बनाना। क्या बोलते हैं? भट्टी बनाना। अब जो डीएपी है ये हमने सीधा खेत में डाला तो क्या होगा, वहां
पीएसबी केएसबी राइजोबियम होगा, वो इसको खाएगा, कन्वर्ट करेगा, फिर पौधे को लगाएगा। मैक्सिमम टाइम हमारी डीएपी कैसे डलती है? ये ड्रिप है, यहाँ ड्रिप का पानी गिरा रहा है, 15-20 दाने यहाँ गए, 50-100 दाने यहाँ पर आ गए। 6 महीने बाद भी 50-100 दानों को देखोगे कि वैसे ही पड़े हुए रहेंगे, क्योंकि सूखे में गए, इसके ऊपर मिट्टी नहीं आई, तो वो हमारा वेस्टेज हो गया। और यहाँ पर जो नमी के पास या उसके ऊपर मिट्टी डल गई डीएपी के ऊपर रहता तो डीएपी लगता है नहीं, अंदर मिट्टी लगाना पड़ती है। मिट्टी क्यों लगाना पड़ती है? उसको पीएसडी केएसडी राइजोबियम कन्वर्ट करे, पौधे को खिलाने लाए। तो हमने जो भट्टी लगाई इसमें गोबर और मिट्टी है, जो यहाँ 20 दिन बाद लगना चालू होता, हमने उसको यहाँ अभी से बॉन्डिंग तोड़ना चालू करा दिया। ये भट्टी लगाई, 3 दिन के बाद प्लास्टिक हटाना है, फिर एक बार कट लगाना है, 1 दिन खुला छोड़ना है ताकि उसकी गैस निकल जाए। प्लास्टिक हटाने के साथ खुशबू नहीं लेना है, बहुत खतरनाक बदबू आएगी, नाक पीछे रखना है। 1 दिन बाद वापस इसको नमी करना है, फिर प्लास्टिक से ढकना है, फिर 3 से 4 दिन रखना है। टोटल ये भट्टी रहेगी 7 दिन, जिसमें एक बार खोल दिया 1 दिन, फिर वापस 3 दिन ढक दिया। तो जो 20 दिन बाद खेत में लगना चालू होता फास्फोरस, वो यहां से आपने बॉन्डिंग तोड़वा दी और रेडी फास्फोरस पौधे के लिए तैयार कर दिया। अभी आपको 100 किलो फास्फोरस की बजाय 50 किलो में काम आएगा, उससे ज्यादा। 100 किलो फास्फोरस में 9 किलो 200 ग्राम, और 50 किलो फास्फोरस में अगर आपने भट्टी बनाया तो लगभग 80% लगता है। तो 23 किलो का 80% क्या होगा? जोड़ो, 16-17 किलो, 18 किलो। समझ में आया? ये जितना मिट्टी और गोबर है ना, ये सारा का सारा डीएपी बन जाएगा, सारा का सारा डीएपी बन जाएगा। और हम इसी तरीके से फर्टिलाइजर को खेत में डालते हैं। हम कभी भी डायरेक्ट फर्टिलाइजर खेत में नहीं डालते हैं। ये भट्टी वाली विधि अगर आपने कर ली, क्योंकि डीएपी का कोई विकल्प नहीं है, आपको खेत में डालना पड़ेगा, उसके ऊपर मिट्टी डालना पड़ेगी, वरना वो लगेगा नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो पौधा लेगा नहीं। अब ये जो भट्टी वाला खाद है, जहां आपकी ड्रिप है, इस ड्रिप के बूंद बूंद के ऊपर डायरेक्ट डाल सकते हो, क्योंकि रिलीज हो गया वो। आपको मैंडेटरी नहीं है कि उसको गड्ढा करके ही डालना पड़ेगा। एक तो यहाँ लेबर बचा आपका, दूसरा फर्टिलाइजर बचा। आपको साल भर में अगर 10 क्विंटल डीएपी लग रहा है किसी भी फसल में, तो इस विधि से जाओगे तो 5 क्विंटल डीएपी में काम कर पाओगे, उतना ही रिजल्ट मिलेगा, शायद रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। और अगले साल आपको बड़े ट्रैक्टर की बजाय छोटा ट्रैक्टर ही काम में आएगा, क्योंकि जो 80% फिक्स हो रहा है फास्फोरस, वो मिट्टी के पार्टिकल पर फिक्स होता है, और मिट्टी का पार्टिकल हर साल बॉन्ड होता जाता है, कड़क होते जाता है। इसलिए हमें बड़ा 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 ट्रैक्टर लगता रहता है। किस चीज को कहां लिंकिंग कर रहा हूं, ये समझने की चेष्टा करना। डीएपी डालना सही चालू किया तो पैसा बचना चालू, जमीन का पीएच बढ़ना कम, आपको बड़े ट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं, उत्पादन ज्यादा, और जो आपकी फसलें मूंगफली या आलू या कोई सी भी फसलें लो जिसकी रूट को डेवलपमेंट में फोसरापन चाहिए, तो पीएच नहीं बढ़ेगा तो फोसरापन आएगा। तो थंब रूल में आता है कि हम जो फर्टिलाइजर डालें वो इस तरीके से डालें कि हमारी धरती माता को खराब ना करे, हमारे बजट को बचा के चले। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से पोटास को भी हम अगर उपयोग करेंगे तो वो भी ऐसे ही काम में आएगा। ये मतलब यहां तक समझ में आ गया आपको? 1233 नंबर का वीडियो देखोगे, वो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है। रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कैसे करना है उसमें पूरा का पूरा मैंने दिखाया हुआ है, किसान पाठशाला पर 1233 नंबर। पोटास, पोटास किसी भी फसल में फल की सुंदरता, शाइनिंग और पौधे के अंदर खाद को पहुंचाना। फास्फोरस का एक काम और है, जड़ों की वृद्धि करना, है ना। पोटास का काम है जो खाद नीचे पड़े हुए सारे के सारे, इनको उठाकर ट्रांसपोर्ट करना, पौधे के हर हिस्से में पहुंचाना। ट्रांसपोर्टेशन का काम है पोटास का। अगर पोटास किसी फसल में कम है तो उसको जो भी भोजन हमने दिया वो अपटेक कम होगा या नहीं होगा। शायद बहुत से लोग पोटास उपयोग करते हैं ना, यहाँ पर बहुत करते हैं। तो पोटास जितना रहेगा फील्ड में, जितना पौधे पर रेडी अवेलेबल रहेगा,
उतना पौधा सभी तरह के न्यूट्रिशन अपटेक करेगा, सभी तरह के अपटेक करेगा तो ज्यादा अच्छे से उत्पादन देगा। ये लगता है आज डाला तो 20 से 25 दिन में, वही 90 दिन तक लगता रहेगा, और 35% लगता है, 65% फिक्स होता है, वही इसके बराबर के 20% लगता है, 80% फिक्स होता है। ये साइंटिफिक रिसर्च पेपर के फिक्स नियम है, ये आप और हम बना नहीं सकते, बदल नहीं सकते। लेकिन इसको भी अगर भट्टी बनाकर हमने दिया तो डीएपी की माफिक ये भी काम करेगा। नाइट्रोजन आप डायरेक्ट डाल दो, ड्रिप से घोलकर डाल दो, क्योंकि वो घुलनशील है, तुरंत लगता है। लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम को भट्टी बना करके ही दें, ताकि हम जितना पौधे तक पहुंचाना चाहते हैं सारा का सारा पहुंच जाए। यहां तक समझ में आया? दोनों को साथ में कर सकते हैं? साथ में कर सकते हैं। आपने जो खाद का मिश्रण बनाना है, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो कैल्शियम और नाइट्रोजन ऐसे है कि घुलनशील होकर चले जाएंगे, लेकिन मैग्नीशियम में भी समय लगता है, तो उसको भी भट्टी में ले सकते हो, सल्फर को भी भट्टी में ले सकते हो। जो भी डाई खाद है, दानेदार खाद है, सबको भट्टी बना करके 7 दिन की प्रक्रिया करने के बाद में डालेंगे तो ज्यादा अच्छे से रिजल्ट आएगा और खाद ज्यादा काम में आएगा। ओके, इस सेशन में कुछ प्रश्न हैं आपके? हेलो? नहीं, बहुत समझदार स्टूडेंट है आज मेरे साथ। इसमें 2 ही चीज होती है, पता है? प्रश्न नहीं आते हैं उसमें, एक तो समझदार है और दूसरा इतना बाउंसर जा रहा है कि ये कब माइक रखेगा ये है ना? तो मुझे दूसरे वालों से डर लगता है, पूछ लोगे तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली ये जितनी मैंने रामायण बताई, अभी मुद्दे की बात है, थोड़ा ऐसा ऐसा करोगे। ये जो मैंने रामायण बताई ना, ये एग्रोनॉमिस्टों की रामायण मैंने बताई। जो एग्रीकल्चर किसी ने किया है यहाँ पर जो बैठे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट, ये उनकी अभी की रामायण है, टेक्नोलॉजी वाली रामायण, ठीक है, जो किताबी ज्ञान है। तो पूरे भारत में मेरे जो व्याख्यान होते हैं वो अलग अलग दिशा के हैं। एक दिशा है टेक्नोलॉजी, और दूसरी दिशा है बलराम की। तो मैं इधर कभी जाता नहीं हूं, ये मैंने इसलिए बताया कि आपको समझ में आ जाए कि बलराम को सब ज्ञान है सब, फिर भी मैं उधर ले जाऊंगा। पौधे का भोजन है क्या, प्रश्न अभी भी बरकरार है। मैंने बोला पौधे का भोजन, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो जो मैंने अभी 17 न्यूट्रिएंट्स बताए, ये तो सभी एग्रोनॉमिस्ट बताते हैं ना, रियलिटी भी यही है, हम इसके इर्द गिर्द ही खेती कर रहे हैं। लेकिन उसी खेती को अगर आप निरंतर करते गए और थोड़ा सा उसमें अपडेट कर दिया तो आप और अच्छे से कर लोगे, मैंने ये बताया केवल। लेकिन प्रश्न अभी भी खड़ा है कि पौधे का भोजन है क्या, तो प्रश्न हल नहीं हुआ। मैं आपसे थोड़ा डीपली पूछूंगा। एक पौधा है, आम का पेड़ है, ठीक है, साल भर उसने जड़ों से भोजन लिया, गेहूं है, आम है, मूंगफली है, जो भी है, आम का पेड़ हम उदाहरण के लिए लेते हैं, साल भर उसने भोजन लिया, फूल आए, केरियां लगी, फल भी आ गए। अब इस आम की केरी को तोड़ने मत जाओ, क्या होगा? पकेगा, फूलेगा, टूट के गिर जाएगा, फिर यहाँ सड़ेगा, गलेगा, खाद बन के मिट्टी बन जाएगा। ये केरी इस फल के किसी काम की है? गेहूं हमने बोया, गेहूं का दाना, बाली आई, तोड़ने काटने नहीं गए, वो फूटेगा, गिर जाएगा। सोयाबीन हमने बोया, बाली आई, कटिंग करने मत जाओ, क्या होगा? उस दाने का क्या अस्तित्व है? उस पौधे के लिए कुछ काम का है दाना? एक्चुअली डीपली अगर हम देखेंगे तो 2 तरह के प्राणी हैं पूरी पृथ्वी पर। एक है स्थिर, एक कहते हैं चल, ये है चल और ये अचल है। ये चलने फिरने वाला प्राणी है,
और ये स्थिर प्राणी है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल फिर सकता, लेकिन श्वास लेता है, श्वास लेता है, पानी पीता है, पानी पीता है, खाना खाता है, खाना खाता है। दोनों एक जैसी क्रियाएं कर रहे हैं। डीपली समझोगे तो बातचीत ये भी करता है, किसी को समझ में है ये कैसे बोलता है, सुनना है। हमको अभी हमारी भाषा पता है, इनकी भाषा जिनको पता हो जाएगी वो इनकी भाषा जान जाएंगे। लेकिन दो प्राणी हैं पूरी पृथ्वी पर, आप में, कुत्ता, बिल्ली, केचुआ, नेवला, फंगस, बैक्टीरिया, सांप, ये चलने फिरने वाले प्राणी हैं। पेड़, पौधे, घास, फूस स्थिर प्राणी है। अब कॉम्बिनेशन देखना, पौधे का भोजन है क्या वो मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं। इस आम के फल की आवश्यकता किसको है? सीधी हमें है। हम डायरेक्ट इसको तोड़कर खा सकते हैं। आम के पेड़ के लिए ये फल इसका वेस्टेज है। गाय का गोबर किसके काम का है? पेड़ पौधों के काम का है। केचुए की विष्ठा, वर्मी कंपोस्ट बोलते ना, सारी दुनिया में एग्रोनॉमिस्टों ने एक बाढ़ ला के रखी है, केचुआ खाद बनाओ, पेड़ पौधों के लिए अच्छा है, अच्छा भी है, गलत नहीं है। तो केचुआ कचरा कूटा खाता है, विष्ठा निकालता है, इसका भोजन है। हम यहाँ खाद के रूप में डायरेक्ट डालते हैं। आपने तरबूज का पौधा लगाया, सीधा डीएपी डाल दोगे उसके पौधे की जड़ में? क्यों? पौधे का भोजन तो डीएपी है ना, डाई अमोनियम फास्फेट। डाल नहीं सकते। पौधे का भोजन के द्वंद्व किधर से आ रहा है ये समझने की चेष्टा करो। केचुए की विष्ठा, वर्मी कंपोस्ट हम सीधे तरबूज के गड्ढे में डालकर उस केचुए की विष्ठा पर तरबूज को लगा सकते हैं, पौधा बहुत अच्छा चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या लिंक कर रहा हूं? ये एक दूसरे के पूरक है। राम जी ने ना एक ऐसी रचना बना के रखी है, मैं ऑक्सीजन लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। गेहूं का दाना मेरे खाने के काम का है, मेरी विष्ठा पौधे का भोजन है, उसकी विष्ठा मेरा भोजन है। इसको समझ लेंगे जितनी जल्दी हमको समझ में आएगा पौधे का भोजन है क्या। पौधे का भोजन है कार्बन, बैक्टीरिया, समझ में आ रहा है? मेरी विष्ठा के अंदर है क्या? कार्बन है और बैक्टीरिया। मलमूत्र में क्या है? गाय के गोबर में क्या है? केचुए की विष्ठा में क्या है? कार्बन और बैक्टीरिया। दिस इज प्लांट फूड, पौधे का भोजन, कार्बन और बैक्टीरिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जितनी फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि यहाँ पर क्या किया जाए। तो उसमें डीएपी, यूरिया, पोटास और पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बनाने की यूनिटें लगाई। उन फैक्ट्रियों को चालू किया किसानों को परोसने के लिए खाद, दवाई के रूप में, ताकि वहां से 2 पैसा जनरेट किया जाए। गलत नहीं है डीएपी, यूरिया, पोटास, लेकिन संपूर्ण भी नहीं है, मैं ये कहने की चेष्टा कर रहा हूं। तो कृपया अपना जो दिमाग है, जो मार्केट में चश्मा पहना के रखा है कि पौधे का भोजन एनपीके है, थोड़ा सा उसमें चेंज करें। और जो भारत में जिस फॉर्मेट में मिलता है वो तो कतई नहीं है। आप डाल के देखो, पौधा मरा हुआ मिलेगा। सीधे जड़ में नाइट्रोजन डाल दो, पोटाश डाल दो, फास्फोरस डाल दो, माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दो, तो भी पौधा मरा हुआ मिलेगा। डायरेक्ट नहीं दे सकते, उसका फॉर्मेट चेंज होगा। बैक्टीरिया और कार्बन उस फॉर्मेट को चेंज करेंगे, पौधे को खिलाने लायक बनाएंगे, उसके बाद पौधा अपटेक करेगा। तो 17 न्यूट्रिएंट्स जो एग्रोनॉमिस्ट कहते हैं पौधे का भोजन है, वो उसी फॉर्मेट में तो है नहीं, ये फिक्स समझ लो। अब पौधे का भोजन तो छोड़ दो, मेरा भोजन ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, लेकिन मैं एनपीके खाऊंगा क्या? मैं तो गेहूं की रोटी खाऊंगा। डॉक्टर को पूछेंगे कि बलराम का भोजन क्या है, डीपली पूछो, वो एक रेसिपी बना के देगा। फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, सब लिस्ट देगा। वो किस में मिलेंगे? फाइबर किस में मिलेगा? गेहूं में, चावल में फाइबर मिलेगा, सोयाबीन में, मूंगफली में। तो हमें ये खाना पड़ेगा, ना कि ये। समझ में आ रहा है? हम जो भी खेती करें उसमें उत्पादन ज्यादा लेना और किसान खर्च आधा करना हो, तो जो कर रहे हैं उसको छेड़ो मत, थोड़ा सा फाइन ट्यून करो।
क्या हम कल से भट्टी खाद बनाकर डाल सकते हैं? हाँ। छोटा सा फाइन ट्यूब, हाँ? किसान खर्च आधा यहीं से होना चालू हो। गवर्नमेंट कितना भी डीएपी का रेट बढ़ाए, आपके लिए तो आधा हो गया रेट। आधा ही डालना है, हमको पूरा डालना ही नहीं, हमें भट्टी बना के डालना है और धरती मां को जीवंत बैक्टीरिया देना है। हम कोई भी ऐसी चीज डायरेक्ट खेत में डालना बंद करें जिससे खेत के बैक्टीरिया मरना चालू हो, तो हम स्वस्थ खेती कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पौधे का भोजन, बैक्टीरिया और कार्बन पौधे का भोजन है। अब वो किस तरीके से हम डालेंगे? अगर केले की खेती भी करोगे तो मैंने जो सूत्र दिए इस तरीके से करोगे तो बहुत सस्ती, बहुत सुंदर केले की खेती होगी। मुझे पता नहीं आप किस विधि से खेती करते हो। ड्रिप कितने परसेंट है यहाँ पर? 100% ड्रिप है। तो ड्रिप में मैक्सिमम जाता है वाटर सॉल्युबल, और अगर आपने तरबूज लगाया है और मल्चिंग करी है तो डीएपी केवल एक ही बार भर पाओगे, बाद में 12/61 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्रिप का भी एक सूत्र है। आप किसान पाठशाला चैनल पर लिखोगे ड्रिप इरिगेशन किसान पाठशाला, तो मैं नंबर भूल रहा हूं, 1035 नंबर का शायद वीडियो होगा, आप उसमें लिखेंगे किसान पाठशाला यूट्यूब पर तो आएगा। करीब 1.5 से 2 घंटे का मेरा व्याख्यान है कि ड्रिप की खेती कैसे करना चाहिए, उसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसे होगा। ड्रिप में मैं मुद्दे वाली बात बतलाता हूं। माइक्रो फर्टिगेशन किया जाता है तो आपका खाद बचेगा, माइक्रो इरिगेशन किया जाता है तो आपका पानी बचेगा, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन हमने किया तो आपकी फसल का उत्पादन 4 गुना आएगा। मुझे पता नहीं आपके यहाँ ड्रिप कैसे है, मैं 2-3 चीजें ड्रिप की बतलाता हूं ताकि आपको केले की खेती में भी काम में आएगी। 1 एकड़ में 2700 मीटर में थंब रूल दे रहा हूं ड्रिप का। ये यहां तक समझ में आ गया ना? 2 चैप्टर हुए हमारे। एनपीके बताया, टन, क्विंटल, किलोग्राम, पौधे का भोजन बताया। अभी ड्रिप आपके पास है तो ड्रिप बता रहा हूं। समय लेके बैठे हैं, नींद नहीं आ रही ना किसी को? अभी 1037 हाँ 1037 1037 नंबर का वीडियो है जिसमें आप ड्रिप इरिगेशन के बारे में पूरी डिटेल देख सकते हो। किसान पाठशाला 1037 है। एक्चुअली किसान पाठशाला पे 4000 के लगभग वीडियोस है मेरे, अलग अलग विषयों पर है। थोड़ा समय उसमें बिताओ, उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। जिसमें नहीं मिले उसको आगे बढ़ा दो, दूसरा वीडियो देखो। ड्रिप इरिगेशन में थंब रूल बता रहा हूं। 1 एकड़ पे ड्रिप डलती है तो 2700 मीटर के ऊपर नीचे होना चाहिए। हम 6 फीट पे ड्रिप डालते हैं तो 2300 मीटर ड्रिप आती है। आपने 6 फीट पे शायद बताया, आप लोगों ने बोला था। ये तो तरबूज के लिए, तरबूज के लिए, आलू में तो नजदीक आती है। आलू के लिए 4 फीट में 2700 मीटर से कम नहीं डालना है। ज्यादा डालोगे तो चलेगा। 6 फीट पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो गैप थोड़ी बढ़ जाती है। पपाया भी कर रहे हैं, पपाया में क्या ग्राफ ले रहे हैं? ड्रिप कैसे डालते हैं? 7 फीट दो पाइप लगाते हैं, डबल ड्रिप इस तरीके से डालते हैं। 7 बाय 7/6, 7 में 5.5 6 भी आ जाता है या 5.5 भी आ जाता है। तो ये हो गया 7 फीट, ये हो गया 6 फीट। 42 स्क्वायर फीट में आप पपीता लगाते हैं, है ना? ठीक है, मैं केले का सेशन लूंगा, उसमें पपीता को थोड़ा टच करूंगा। ये विधि 100% गलत है। मैं थोड़ा गड़बड़ हूँ, जो बोलता हूँ मुंह पे बोल देता हूँ, लेकिन ये सही कौन सी विधि है मैं आगे बताऊंगा आपको। मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं आप अच्छा भी कर रहे होंगे, लेकिन मेरे अनुभव में ये विधि 100% गलत है। ड्रिप इरिगेशन 2700 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ज्यादा हो गई है, 7 फीट पे डबल ड्रिप है, लेकिन ये जो बीच में धूप आ रही है, सूर्य देवता जो रोशनी बिखेर रहा है, यहाँ का कार्बन उड़ रहा है, ये कभी हमने देखा नहीं है। हर मिट्टी के कण पर जो धूप जा रही है वहां से हमारे मिट्टी से कार्बन ह्रास हो रहा है, उड़ रहा है।
वो हम कभी देखते नहीं, इसलिए हमें फिर बड़े ट्रैक्टर की आवश्यकता लगती है। तो कैनोपी ऐसी होना चाहिए कि जब फसल बड़ी हो तो हमारी पूरी धरती माँ ढकी हुई हो, वहां पर छांव रहना चाहिए, सूर्य की रोशनी मिट्टी पर नीचे कण पर जानी नहीं चाहिए। तो पपीता जो होना चाहिए, पपीता होना चाहिए, मैं ग्राफ बता रहा हूँ जो इस तरीके से अगर पपीता लगाओगे उत्पादन भी ज्यादा आएगा, कार्बन परसेंट हर साल बढ़ेगा। हम जो खेती कर रहे हैं ना उसमें होना क्या चाहिए पता है हमारी खेती का तरीका? एक तो हमने साल में 4 बार मृदा परीक्षण कराना चाहिए, हर 3-3 महीने में, हर 3-3 महीने में। और 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, पीएच क्या है और कार्बन परसेंट क्या है। बाकी की जांच कराने की आवश्यकता नहीं, कराओगे तो भी चलेगा। सरल भाषा में हमारे खेत में नमक की मात्रा कितनी कम या ज्यादा हो गई है, क्षार की मात्रा कितनी कम या ज्यादा हो गई है, कार्बन मतलब बायोमास कार्बन कितने परसेंट है। अभी शायद आप जांच कराओगे तो 0.5 या 0.8 ऐसा आएगा, या किसी का 1% आएगा, होना चाहिए 5%। तो हम जो खेती कर रहे हैं उस खेती से क्या मेरी जमीन का पीएच 7 या 6 के इर्द गिर्द नियंत्रित हो रहा है? क्या मैं जो खेती कर रहा हूं इससे मेरी जमीन का बायोमास कार्बन परसेंट बढ़ रहा है? ये थंब रूल है, तो मेरे खेती का तरीका ठीक है, तो अगले साल की खेती कम खर्चे में आएगी। अगर मेरा पीएच बढ़ रहा है और कार्बन परसेंट घट रहा है, मैं जो भी खेती कर रहा हूं, मुझे पता नहीं कौन सी खेती कौन किसान कर रहा है, लेकिन तरीका थंब रूल, मैं जो खेती कर रहा हूं उस खेती में पीएच लेवल नियंत्रण में है, 6 से 7 के बीच में, न वो बढ़ रहा है न घट रहा है, तो मेरा खेती का तरीका ठीक है। जो मैं खाद डाल रहा हूँ पौधा पूरा उठा रहा है, तो भट्टी खाद बना के डालोगे तो पीएच लेवल नियंत्रण रहेगा। ये थंब रूल में बता रहा हूँ, क्योंकि हमने कोई ऐसा खाद नहीं डाला जो जमीन का पीएच बढ़ाता रहे। जो पीएच बढ़ाता उसको पहले ही हमने बॉन्डिंग तोड़ दी। दूसरा, कार्बन परसेंट ह्रास होता है जरूरत से ज्यादा, जितनी धूप गिरती है मिट्टी के कणों पर वो कार्बन को उड़ा देती है वायुमंडल में। तो हमारी मिट्टी आच्छादन करी हुई होना चाहिए, या फिर पेड़ पौधों का कैनोपी इतना आ जाए कि मिट्टी में छांव रहे। तो पपीता की खेती का ग्राफ क्या होना चाहिए? लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9 फीट, जिगजैग। समझ में है? अगली लाइन 5 फीट की है तो यहां आएगा, अगली लाइन 5 फीट की है तो यहां आएगा। अभी सुंदर बात देखो, पपीता का यहां सामने आता तो 5 होता, तो यहां कितना हो गया? 10 फीट। दूसरा पौधा, पहला पौधा 9 फीट, मतलब पपीता का 9 फीट और 10 फीट, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है चारों तरफ। इस तरह का जो पौधा लगता है ना, नीचे की तने की मोटाई आती है उसकी 40 इंच, 42 इंच, 35 इंच, 32 इंच। आपके यहाँ पपीते की तने की मोटाई कितने इंच की आती है? अंदाजे जान के बराबर आती है या शोल्डर के बराबर आती है? जान के बराबर होता है। जान के बराबर मतलब 28, 25। इतनी अच्छी खेती कर रहे हो, जान के बराबर ला रहे हो ना, अगर ऐसा ग्राफ लोगे तो आप 40-42 इंच तक ले जा सकते हो, क्योंकि आपके इतनी भी लाना बहुत मुश्किल की बात है। जान के बराबर अगर पपीते का तना लाए हो, मतलब आपकी खेती का तरीका बहुत हद तक ठीक है। बहुत सौ का ऐसा शोल्डर ही रहता है, 22 इंच 23 इंच का ही रहता है, 18 इंच का ही रहता है तना। जितना तना मोटा उतने फल जाते, उतनी सेटिंग जाती, उतना लेट वायरस, एक पत्ता दूसरे पत्ते को टच करने लगेगा, वायरस की एंट्री होना चालू हो जाएगी। रिंग स्पॉट वायरस, छोटे छोटे हरे कलर के धब्बे। पपीता का पत्ता नहीं रहेगा, उसकी वो डंडी रहेगी, पत्ता गायब हो जाएगा। रिंग स्पॉट वायरस, येलो मोजेक बहुत कम हो गया है, रिंग स्पॉट सबसे ज्यादा हो गया। तो ऐसा ग्राफ अगर रहा, सराउंड ग्राफ, तो पपीता आपको दिखेगा बरगद के पेड़ के माफिक। आप अगर किसान पाठशाला चैनल पे लिखोगे 70-30 पपीता फार्मिंग नांदेड़, एक वीडियो मिलेगा जिसमें 5x9 पर मेरा पपीता है, आपको पूरा प्लॉट दिखेगा किस तरीके से हम पपीता की खेती करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ड्रिप इरिगेशन में 2700 मीटर ड्रिप, हर बूंद
पानी के साथ फर्टिलाइजर जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं ड्रिप का बता रहा था आपको, पपीता की ग्राफ तक पहुंचा दिया मैंने। ड्रिप इरिगेशन में 30 दिन के खाद का कैलकुलेशन किया जाता है कि 30 दिन में मुझे कितना खाद डालना है 1 एकड़ में। उदाहरण के लिए 2 किलो पोटास प्रतिदिन का है तो 30 दिन को 60 किलो पोटास आपको डालना है, तो 60 किलो पोटास भागित 30 करना पड़ेगा। तो प्रतिदिन 2 किलो चलाना, ऐसे नहीं कि 7 दिन का 14 किलो एक बार में चलाया। ड्रिप इरिगेशन से उत्पादन जरूरत से ज्यादा अच्छा लेना है तो हर बूंद पानी के साथ फर्टिलाइजर जाना चाहिए। तो 30 दिन का एक चार्ट बनाओ कि 1 एकड़ में मेरा जो फार्मिंग है इसमें मुझे 30 दिन में कितना खाद डालना है, उसको भागित 30 कर दो। जो भी खाद हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बाराक्साइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सबकी एक लिस्ट बनाओ। 30 दिन में इतना डालना है भागित 30। तो हर रोज फर्टिलाइजर, हर रोज इरिगेशन, पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन। ये थंब रूल है। ऐसी अगर फार्मिंग करी तो रिजल्ट जरूरत से ज्यादा आएगा कम खर्चे में। आपकी मिट्टी का पीएच नहीं बढ़ेगा क्योंकि आप जो 7 दिन का, 5 दिन का इकट्ठा, 4 दिन का इकट्ठा करके डालते हो तो एक साथ जाता है, बैक्टीरिया मरता है और वहां जमीन कड़क होती है और मिट्टी फिर बॉन्डिंग बनती है और फिर आपको बड़े ट्रैक्टर की आवश्यकता लगती है। तो ड्रिप इरिगेशन मतलब मेहनत करना पड़ेगी तो उत्पादन ज्यादा मिलेगा। ड्रिप इरिगेशन केवल पानी देने के लिए नहीं है, आपकी मिट्टी को बंजर बनाने में सबसे बड़ा योगदान है वाटर सॉल्युबल का और गलत तरीके से ड्रिप को उपयोग करने का। थोड़े से गड़बड़ शब्द मेरे आते ही रहेंगे, इसके लिए तैयार है। वाटर सॉल्युबल मतलब शुद्धतम हम नमक डाल रहे हैं खेतों में और एक साथ 25 किलो का कट्टा, क्योंकि अगला तोड़ा मुझे भर भर के चाहिए, 0-34 चलाना ही है। तो ये तैयार हो जाओ कि नीचे बैक्टीरिया हम मारने के लिए रेडी हो रहे हैं, वो मरने के लिए बेचारे तैयार हैं। ठीक है, हर बूंद में फर्टिलाइजर कम मात्रा में जाएगा तो उत्पादन ज्यादा मिलेगा। सिंपल तरीके। ड्रिप का आया समझ में? अरविंद फोन कर रहा है। ठीक है, अभी केले की तरफ बढ़े। हेलो, इसमें कोई छूटता ना हो तो? हाँ, आपका कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ तक का बता दीजिए। हेलो, कुछ प्रश्न है? उसको पानी कितना चाहिए इसमें? खाद भट्टी खाद में पानी चाहिए एकदम नमी के माफिक, कीचड़ नहीं हो, सूखा भी नहीं हो, गिलगिला भी नहीं हो। कीचड़ एक होता है, फिर गिलगिला होता है, फिर नमी वाला होता है। हमें नमी वाला चाहिए ताकि वो डीएपी के दाने फूटते रहे, गोबर, गौमूत्र, गुड़ थोड़ा सा रहे ताकि बैक्टीरिया उसमें काम करता रहे और उसको 7 दिन में भट्टी बनाकर तोड़ता रहे। कोई सी भी फसल करना है ना तो हमें जीवंत भूमि की आवश्यकता होती है। अगर हमारी जीवंत भूमि नहीं है तो हमारी फसल उत्पादन देगी नहीं। एक्चुअली मैं इतनी रामायण क्यों बता रहा हूं कि अगर यहाँ पर एक भी किसान ने केला लगाया और वो असफल हो गया, एक भी किसान ने केला लगाया वो असफल हो गया, एक तो काका के ऊपर जीवन भर ठिकरा फूटेगा, इसने गलत खेती करा दी। दूसरा, बलराम कहीं से आया था, गड़बड़ करके चले गया है। तीसरा, अभी तक तो केला लगा नहीं, आगे भी कोई लगाएगा नहीं 20-25 साल। क्योंकि पहली एंट्री आखिरी एंट्री हो जाएगी। इसलिए मैं केले के पहले बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कम खर्चा कैसे करेंगे, उत्पादन अच्छा कैसे लेंगे, जमीन की प्योरिटी कैसे रखेंगे, जो आपकी हर फसल में काम में आएगा। तो जीवंत भूमि होना अति आवश्यक है, तो ही हमें कोई सी खेती करना चाहिए। मैंने बताया पौधे का भोजन, जीवंत भूमि भी एक सूत्र है, ये थंब रूल में काम में आएगा। वहीं से भी फसल कर रहे हैं, उसमें जीवंत भूमि का एक सूत्र है। एक होता है स्वस्थ,
एक होता है जीवंत। पच्चीस % पानी, 25% हवा, 5% कार्बन, 45% मिट्टी। ये स्वस्थ भूमि का पैमाना है। स्वस्थ भूमि अगर है, जो आप फर्टिलिटी इरिगेशन कर रहे हो, जो आपने फसल लगाई है, आपने मूंगफली को पानी दिया है, आपने पपाया को पानी दिया है, आपने आलू को पानी दिया है, तो जहां पानी की बूंदें गई है, क्या वहां 25% पानी और 25% हवा है? तो आपका पौधा भोजन उठाता रहेगा। अगर आपने जहां पानी दिया वहां कीचड़ 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 है, तो जब तक वहां हवा नहीं जाएगी पौधा भोजन उठाना चालू ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आलू की फसल है, ड्रिप से लगाई है, और जहां आलू का बॉल बन रहा है वही जड़ और मूल और फल तो एक ही है, जड़ और फल एक ही है, तो भोजन उठा रहा है। कब उठाएगा? जब वो कीचड़ कीचड़ नहीं रहेगा, या ड्राई ड्राई हवा हवा नहीं रहेगा, बीच की अवस्था, जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं वापसा कंडीशन। तो स्वस्थ भूमि किसको कहते हैं? 25% पानी, 25% हवा, 5% कार्बन और 45% मिट्टी। ये जो कॉम्बिनेशन है ये स्वस्थ भूमि का है। अब इसके अंदर है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया पूरी की बात कर रहा हूं मैं, पूरे में बैक्टीरिया। तो ये हो गई जीवंत भूमि। और हमें खेत में चाहिए जीवंत भूमि। अगर जीवंत भूमि नहीं है तो कोई सी भी फार्मिंग कर लो, आपका एंड पॉइंट पे रिजल्ट गड़बड़ आएगा। जैसे ब्लाइट का बोला था ना, अभी ब्लाइट आती है, पौधे डंप हो जाते हैं, वो करपे में आकर के पत्ते सूख जाते हैं। एक दूसरे से लिंकिंग है बैक्टीरिया। एक प्रकृति की संरचना है, मिट्टी की जो लेयर है ना पृथ्वी की, इसके 1.5 फीट ऊपर और 1.5 फीट नीचे एक बैक्टीरिया का महासागर है। इसको बोलते हैं बैक्टीरियल डाइवर्सिटी इकोसिस्टम। जो ब्लाइट वगैरह का जो प्रश्न था उसका जवाब मैं दे रहा हूं अभी इसमें। फसल कोई सी भी करो, अगर ये बैक्टीरियल डाइवर्सिटी हमारी डिस्टर्ब है तो हमें एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। दुकानदारों के पास फंगिसाइड लेने बार बार जाना पड़ेगा, फफूंदी नाशक लेने बार बार दुकानदारों के पास जाना पड़ेगा। उदाहरण बतलाता हूं। घर में दाल बनती है, दूध दही कुछ होता है, ऐसे ऊपर रोटी बनती है तो ऊपर छीके पर माएं रखती है ना, नीचे मिट्टी में रखते हैं। मटन मार्केट में जाओगे तो जो मटन काट कर ऊपर टांगते हैं, ऐसे नीचे पीस नहीं रखते हैं। इस 1.5 फीट के संपर्क में आया कोई भी तो बैक्टीरिया आकर के खराब हो जाएगा, फंगस लग जाएगी। तो छीके पर टांगना दाल को, वो एक रीजन बस है कि कारण है। ऊपर जो टांगते ना, दाल बनी तो नीचे नहीं रखते, तो फ्रिज अभी आ गए, फ्रिज में रख रहे हैं। उसके पहले तो दादी दाल छीके पे टांगती थी। छीका क्या बोलते हैं? सीका। हमारी खटिया की हाइट, हमारे पलंग की हाइट 1.5 फीट से ऊपर है, 2 फीट, 2.25 फीट की। ऐसा कभी सोचा है 1.5 फीट क्यों है? मालूम है किसी को? हाँ, ये हमें पता है मेरा घुटना 1.5 फीट का है, इसलिए मैं बैठ करके उस पर लेट जाऊं। वो गलत है। एक्चुअली पूरी पृथ्वी पर रात को 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में एक ऐसा समय आता है जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। हर रोज पूरी पृथ्वी पर रात में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि पेड़ पौधे कभी कभी कोई से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड देना चालू कर देते हैं उस समय, और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं रात में, दिन में अलग करते हैं, रात में अलग करते हैं। तो वो जो पीरियड है जब हमें खर्राटे आते हैं, ये सोचा है हमें खर्राटे क्यों आते हैं और 1.5 फीट ऊपर क्यों? हम मुंह से सांस इसलिए लेते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो हमें हवा ज्यादा चाहिए। वो नेचर में है, वो हर किसी को आता है। तो अगर हम नीचे बिछा करके सोएंगे तो तमाम तरह के बैक्टीरिया उस खर्राटे लेने के साथ में हमारे मुंह के अंदर जाएंगे और हमारे बहुत सारी डिसीज होगी, बीमारियां होंगी।
तो पुराने लोगों ने एक विकल्प निकाला कि 1.5 फीट ऊपर खटिया बिछाकर सो। तो जो रात को 2 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में खर्राटे ज्यादा मात्रा में आते हैं हर किसी को, महिला पुरुष बच्चे किसी को भी, तो ये जो धरती की बैक्टीरिया काउंटिंग है ये मुंह के अंदर न जाए और हमें बीमारियां ना हो, इसके लिए 1.5 फीट की खटिया है। वो छीका है वो हमें टांगने का तो हमारा घुटना 1.5 फीट का इसलिए नहीं हो ठीक है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, मिट्टी की लेयर, मिट्टी से 1.5 फीट ऊपर 1.5 फीट नीचे बैक्टीरियल काउंट होना चाहिए। तो ये जो 1.5 फीट नीचे है ये तो हम कल्टीवेटर लगा लगा करके हमने इसकी सब वाट लगा दी है। हमको भुरभुरी मिट्टी चाहिए ना, तो 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर लगा लगा करके ये बैक्टीरियल काउंट की तो वाट लगा दी, अल्टी पल्टी कर दी, उनकी साइकिल हमने तोड़कर तहस नहस कर दी। तो ये जब तक तहस नहस होती रहेगी तब तक हमारे खेतों से ब्लाइट, विल्ट, डंपिंग, सोलर रॉड जाएगा नहीं, आता ही रहेगा। इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, इकोसिस्टम, ठीक है। तो 25% हवा, 25% पानी, 45% मिट्टी, 5% कार्बन, हर 3-3 महीने में मृदा परीक्षण अति आवश्यक है एनालिसिस के लिए, जिसमें केवल पीएच की जांच हो और कार्बन की जांच हो, बाकी एनपीके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कुछ जांच कराने की आवश्यकता नहीं। तो हम जिस तरह की खेती कर रहे हैं उसमें हमारी खेती में परसेंटेज बढ़ रहा है, पीएच परसेंटेज घट रहा है क्या, तो हम सही दिशा में खेती कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें बैक्टीरियल काउंट होगा तो हमारी जीवंत भूमि रहेगी। मतलब हमें खेती कैसे करना है, कभी भी हम डायरेक्ट फर्टिलाइजर, डायरेक्ट पेस्टिसाइड मिट्टी में न डालें और कम से कम कल्टीवेशन वाली खेती करें जिससे हमारी जमीन स्वस्थ रहे। यहाँ तक किसी का प्रश्न है? वो भट्टी वाला खाद अपन बनाते कितने दिन में वो करना पड़ता? एक बार भट्टी लगाया तो 3 दिन उसको रखा, चौथे दिन खोलकर कल्टीवेट किया, वापस 3 दिन ढका, 7 दिन के अंदर खेत में डालने लायक है भट्टी वाला खाद। 7 दिन में 2 बार पलटी, 7 दिन में 1 बार पलटी करो और 7वें दिन जिस दिन डाल रहे हो उस दिन 1 बार पलटी करो, 2 बार हो जाएगा। 3 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार, फिर खेत में डालने लायक तैयार। वो कितने दिन तक रहता है, डाल ही देना है ना वो बनने के बाद? हाँ, उसको ज्यादा दिन नहीं रखना है। एक 7 दिन में खोल दिया तो फिर 2, 5, 10 दिन रख सकते हो, लेकिन इतना दिन का पीरियड करना है, फिर बनाना ही नहीं है ना, फिर और लेट बना लो। नाइट्रोजन जैसे तत्व हैं वो उड़ जाएंगे, जैसे कैल्शियम है वो रिलीज होगा। आपने नाइट्रोजन डाला है, वो एक जैसे टीएपी के अंदर 1846 है, तो 7 दिन में भट्टी बना, अगले 7 से 10 दिन तक और अच्छा मस्त लगेगा। फिर उसमें फास्फोरस रहेगा, नाइट्रोजन कम होते जाएगा। अगर हम किसी कारणवश शादी ब्याह में चले गए, कुछ काम आ गया, हमसे नहीं डल सका, तो भी काम में आएगा वो, लेकिन उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज फिर कम होते जाएगा, उड़ते जाएगा वो, ठीक है। उसमें बलराम भाई मतलब ये जो दिवेली फल बोलते हैं वो उसका उपयोग कर सकते हैं? सभी क्या कर सकते हैं। मिट्टी या गोबर ही चाहिए, ऐसा नहीं? कार्बन चाहिए उसके अंदर बैक्टीरिया होना चाहिए, मिट्टी, गोबर या कंपोस्ट खाद या जो दिवेली की खड़ वगैरह जो भी आप डालना चाहो। लेकिन अगर गोबर मिट्टी नहीं है तो थोड़ा सा गोबर मिट्टी डाल दो, गुड़ गोबर गोमूत्र डाल दो, क्योंकि बैक्टीरिया गोबर के अंदर ज्यादा मात्रा में रहेंगे, वो भट्टी को अच्छे जल्दी से गर्म कर देंगे, बैक्टीरिया रहेंगे तो। अब कोई सा भी ले रहे हो कंपोस्ट खाद, उसमें थोड़ा सा गोबर गोमूत्र गुड़ डाल दो, जो भट्टी को गर्म कर देगा, जल्दी बॉन्डिंग तोड़ देगा। बैक्टीरिया एनपीके की या फास्फोरस को उसमें डाल खरीद के नहीं डालना, पैसे लगाना बंद करो। गाय भैंस का गोबर, कुत्ते बिल्ली का गोबर, किसी का भी गोबर डाल दो, नहीं मिले तो स्व गोबर भी डाल दो। मैंने बताया ना, स्थिर प्राणी चल अचल बताया ना मैंने आपको। तो चलने फिरने वाले प्राणी का किसी का भी गोबर चलेगा। एक्चुअली हम मार्केट से इसलिए नहीं होना चाहिए, खरीद सकते हैं, इसलिए नहीं होना चाहिए कि मार्केट में जाओगे उसमें एक में एन है, एक में पी है, किसी में केवल एनपीके है, संपूर्ण बैक्टीरिया नहीं है ना। अभी गाय के गोबर में कितने बैक्टीरिया, भैंस के गोबर में कितने बैक्टीरिया, ये हमें काउंट करेंगे तो भी पता नहीं चलेगा। तो अब वो कौन सा बैक्टीरिया उसकी बॉन्डिंग तोड़ रहा है मुझे भी नहीं पता, बैक्टीरिया तोड़ रहा है इतना पता है। छाया में करो, धूप में करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप छांव में करोगे तो भी वो अंदर गर्म ही होगी,
क्योंकि जब उसके ऊपर प्लास्टिक डालोगे और 3 दिन में खोलोगे, हाथ डाला तो हाथ जलने लग जाएगा। एक्चुअली वो प्रक्रिया है गर्म होने की, और उसमें बैक्टीरिया वो बचेंगे जो हाई टेम्परेचर पर जिंदा रहते हैं, वो उस डीएपी को तोड़ देंगे। तो धूप में बना तो भी चलेगा, छांव में बना तो भी चलेगा, डीएपी को तोड़ना है। ठीक है, कोई भी कल्चर डाल सकते हैं, रेस्ट डिकम्पोजर है वो सब। अल्टीमेट बैक्टीरिया जितने किसी भी तरीके के डाल दो, खरीद के लाओ, गोबर के डालो, डिकम्पोज के डालो, हमारे पास कुछ पुरानी बोतलें ग्राम सेवक ने दे दी थी वो डाल दो सभी तरह का दिमाग दो डालो, बैक्टीरिया डाल दो, उसको एक तरह से गर्म करना है। भट्टी, भट्टी शब्द ही है गर्म। ठीक है, बालकनी के कोई प्रश्न है पीछे? ओके, अभी हम चलते हैं सीधे केले पर। किसान पाठशाला को सब्सक्राइब करोगे तो उसमें काफी सारे मेरे वीडियोस देखते रहोगे, हर विषय में है। मैं 2 चीजों में काम कर रहा हूँ, एक सेल्फ, दूसरा हेल्प। सेल्फ मैं खुद आगे बढ़ रहा हूँ, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़ रहे हैं, किया, आपको जो जानकारी चाहिए वो दिया, आपको पौधे अवेलेबल कराए, गाइडलाइन अवेलेबल कराई, मार्केट अवेलेबल कराया, आपको स्वतंत्र कर दिया। आप सीखो, आप अपना कबड्डी खेलो। ये हो गया हेल्प। दूसरा हो गया सेल्फ। आपके पास 100 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है, मेरे साथ अटैच होकर के मेरे साथ करना है, हम टीम के साथ जुड़ करके काम कर लेंगे। लेकिन छोटे पॉकेट में 2-3 एकड़ में करने में दिक्कत आएगी। किसी का 50 एकड़ 100 एकड़ का पॉकेट है, हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर में करना चाहता है तो पार्टनरशिप में कर सकते हैं। क्योंकि पूरे भारत में मैं केले की खेती कर रहा हूँ, मेरा टिश्यू कल्चर का लैब है रेवा फ्लोरा के नाम से। आप अगर किसान पाठशाला चैनल पे लिखोगे 90 रेवा फ्लोरा या किसान पाठशाला, तो बड़वानी मध्य प्रदेश में मेरा टिश्यू कल्चर का लैब है, वो आपको दिखेगा। 18 एकड़ में है, इंडिया की टॉप 3 में टिश्यू कल्चर लैब मेरा रिकग्निशन है। और रेवा फ्लोरा कल्चर में 7 ऐसे पॉइंट है जो पूरे भारत में किसी टिश्यू कल्चर में नहीं होते हैं, जो हम बना रहे हैं। अंकल और आप देख करके आए हैं टिश्यू कल्चर, किस तरीके से केले का पौधा बनाया जाता है। एक तो आपको ये समझ में आएगा कि केले का पौधा बनता कैसे है। किसी ने विजिट किया टिश्यू कल्चर लैब? नहीं, एक आदमी किया पीछे। बोतल के अंदर पौधा तैयार होता है बंद ढक्कन में, जिसमें बीज का काम नहीं होता, सीड का काम नहीं होता। ऐसी बोतल आती है, ढक्कन बंद रहता है, और यहाँ एक हिस्सा डालते हैं, इसमें रहता है सुक्रोज। ये 28 दिन में ऐसा क्लम्प बनता है। टेस्ट ट्यूब पे भी बीज का कोई काम नहीं, पेड़ का एक हिस्सा लिया, बोतल में डाला, वो मल्टी हो गया। उसको 28 दिन में कट करेंगे, दूसरी बोतल में डालेंगे। ये प्रक्रिया टिश्यू कल्चर। बीज वाले पौधे में उसके माँ बाप का जेनेटिक कैरेक्टर आएगा। ये बीज जिससे आया उसके पापा का जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर इसके बच्चे में आएगा। टिश्यू कल्चर में ऐसा होता नहीं। टिश्यू कल्चर में केला है तो केला बनेगा, लेकिन ये केले का पूर्वज कैसा था, उसमें डिसीज थी, फंगल थी, वायरल था, वो इसमें नहीं आएगा। इसमें इसका कैरेक्टर रहेगा। इसलिए टिश्यू कल्चर की उत्पत्ति हुई, और इसलिए टिश्यू कल्चर पूरे भारत में चल रहा है, भारत के बाहर भी चल रहा है। इसमें पौधों की संख्या ज्यादा बनाई जा सकती है, और पैतृक बीमारियां नहीं आती है, जेनेटिक कैरेक्टर वैसा का वैसा रहता है। समझ में आया टिश्यू कल्चर क्या? अभी केले का पौधा लगाना है तो मैं ए से लेकर जेड तक आपको लेके चलता हूँ। जमीन की तैयारी, लगाना कैसे, उसमें क्या चीजों का ध्यान रखना, पैसा कितना लगेगा, लेबर कैसा लगेगा, बेचेंगे कहाँ पर, और घर में पैसा कितना आएगा एक पूरी साइकिल दौड़ा लेते हैं। आप लोगों को किसी को छुट्टी चाहिए? नहीं है ना? तो अब मेन हम मुद्दा केले का चालू करते हैं। तो 3 से 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पी लो है ना? 1 नंबर 2 नंबर पानी वानी कर लो, फिर मिलते हैं।